हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आप बताइए ज़रा कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर होता है, जो बॉस होता है, क्या वो सारे काम खुद से कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए हमेशा एक टीम की ज़रूरत होती है, बट सारी अथॉरिटी तो उसी के पास होती है। लेकिन वो सारे काम, ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम वो खुद से नहीं कर सकता। इसलिए इसीलिए ज़रूरत होती है कि वो अपने कुछ वर्क को अपने कुछ सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दे। अब उस वर्क को अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसे कुछ अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, अदरवाइज काम को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ, क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है और डिटेल में इसको जान लेते हैं। चलिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी क्यों होती है, इससे पहले क्या जानना है हमें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, as manager cannot perform all the tasks himself, so he must pass some work to his subordinate. Along with work, some powers and rights are also transferred from superior to subordinate, and the subordinate becomes accountable for performing the work in desired manner. क्या मतलब हुआ कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सुपीरियर होता है, वो सारे के सारे वर्क को खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कुछ वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दे। अब अगर वर्क को ही ट्रांसफ़र करेगा तो क्या वर्क कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। वर्क को अगर उसने ट्रांसफर किया है तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ही हैज टू ट्रांसफर सम पावर्स, सम राइट्स टू हिज सबऑर्डिनेट। ओके, तो the transfer of these rights, these power to the subordinate is called delegation of अथॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इसका मतलब कि जब अथॉरिटी का ट्रांसफर किया जाता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर, किस लिए? काम को कंप्लीट कराने के लिए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेलीगेशन। क्या कहते हैं इसको हम? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डेलीगेशन है क्या। डेलीगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सुपीरियर क्या करता है, जिसमें सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है क्या? वर्क। और वर्क को फुलफिल करने के लिए क्या? अथॉरिटी। तो क्वेश्चन माइंड में ये अराइज होता है कि अगर उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया है अपने सबऑर्डिनेट की तरफ, तो क्या सबऑर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी भी होगी? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जो हायर अथॉरिटी है, जो टॉप लेवल है, वो आपके मैनेजर को, जिसने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, उससे पूछेंगे, या फिर जिसको उसने काम ट्रांसफर किया था, जिसको उसने अथॉरिटी डेलीगेट की थी, उससे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए जनरल मैनेजर है, ठीक है, उसने अपनी कुछ काम को ट्रांसफर कर दिया किसको? बी को। बी ने फिर ट्रांसफर कर दिया किसको? सी को। और सब ने एक दूसरे को अथॉरिटी भी दे दी। तो क्या जो टॉप लेवल होगा, जो सुपीरियर बॉस होगा, वो सी से बात करेगा कि भाई काम पूरा क्यों नहीं हुआ? नहीं, हम अपने काम को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, हम अथॉरिटी को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट हायर अथॉरिटी के प्रति अकाउंटेबल हम ही होंगे। ये एक प्रिंसिपल है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ
एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या कहा जाता है इसमें? डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन दी वर्क सिस्टमेटिकली in the organization, but delegation is not a process of abdication। इसका क्या मतलब हुआ? which means accountability is absolute। क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि भाई अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट है, निश्चित है, और वो किसकी है? वो उसी की है जिसको सबसे पहले काम दिया गया है, यानी वो उसी सुपीरियर की है जिसने अपना काम ट्रांसफर कर दिया, अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, बट काम उसी का था, सो अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होगी। इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट, द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल। इसका मतलब क्या हुआ? हायर बॉस पूछेगा ए से, ए पूछेगा बी से, बी पूछेगा सी से, लेकिन मेन अकाउंटेबिलिटी है किसकी? ए की ही है। ओके, क्या बोलते हैं इस प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? अपने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। ओके, चलिए देखते क्या है हमारी प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, या फिर क्या क्या एलिमेंट्स हैं किसके? डेलीगेशन के। देखिए, डेलीगेशन के 3 स्टेप हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और हम कह सकते हैं कि डेलीगेशन की जो प्रोसेस है उसमें 3 चीजें आती हैं। पहली क्या? पहली है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है आपकी अथॉरिटी, और तीसरी है आपकी अकाउंटेबिलिटी। अब ये तीनों क्या हैं, इनको भी डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ओके, चलिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल। इट इंक्लूड्स all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. The process of delegation begins when manager passes on some of his responsibility to his subordinate, which means responsibility कैन बी डेलीगेटेड। क्या मतलब हुआ? चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो वर्क जो किसी इंडिविजुअल को असाइंड किया गया। भाई मैंने आपको कोई वर्क दे दिया, यही क्या है? यही है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, इसमें सारी चीजें आती है। सारी चीजों में क्या क्या? फिजिकल, मेंटल एक्टिविटी, यानी एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, अपनी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर जो उसको जॉब मिली है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको जो भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज करनी है वो सारी की सारी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे काम पूरा करके देना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेलीगेशन की प्रोसेस है उसका सबसे पहला स्टेप है क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर ट्रांसफर कर सकता है। किसको ट्रांसफर कर सकता है? अपने सबऑर्डिनेट को। और वी कैन से रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्या फीचर्स होती हैं ये भी देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक obligation है। responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty। भाई किसी सबऑर्डिनेट को, किसी एम्प्लॉय को काम दिया गया तो काम पूरा करके देना उसका कर्तव्य है, यानी जो ड्यूटी उसको असाइन की गई है उसको पूरा करके देना ही उसकी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ऑब्लिगेशन होता है। ये नेक्स्ट फीचर है रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ये अराइज होती है कहां पर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर सुपीरियर हो कोई और कोई सबऑर्डिनेट हो। अरे सुपीरियर ही तो क्या करेगा? सुपीरियर ही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करेगा। सो इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज subordinate is bound to perform the duty assigned by the superior। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई सुपीरियर ने ड्यूटी असाइन की यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की, तो इसका मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, तभी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज
upward because subordinate will always be responsible to his superior। क्या मतलब हुआ कि जो responsibility है उसका जो flow होता है वो upward होता है because subordinate will be responsible to his superior। भाई subordinate responsible है अपने हायर अथॉरिटी के प्रति, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी हायर अथॉरिटी के प्रति। मान लेते हैं सी सबसे नीचे तो सी रेस्पॉन्सिबल होगा, उससे ऊपर वाले बी के लिए बी रेस्पॉन्सिबल होगा, उससे ऊपर वाले ए के लिए। इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, अपवार्ड होता है। ओके, सो ये थी क्या फीचर्स किसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीचर्स के बाद आइए अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, हमें आगे पढ़ना है कि दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे डेलीगेशन का। भाई हमने अपने एम्प्लॉय को क्या ट्रांसफर कर दी है, हमने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी है क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम अपने एम्प्लॉय को असाइन कर चुके, क्या असाइन कर चुके, वर्क। ओके, अब वर्क वो नहीं कर पाएगा जब तक हम उसको पावर टू टेक डिसीजन नहीं दे देते। इसका मतलब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कुछ अथॉरिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। जब हम अपने एम्प्लॉय को, जिसको हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की है, जब हम उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, उसको कुछ पावर असाइन करते हैं, उसको कुछ पावर दे देते हैं, ठीक है। सो पावर टू टेक डिसीजन ही क्या है, हमारी अथॉरिटी। और हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यही तो पढ़ा था, डेलीगेशन क्या था, डेलीगेशन अथॉरिटी को ट्रांसफर करना ही था। तो मेन बात क्या है कि अब हम उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो हमने अपने एम्प्लॉय को दी है, यानी वो वर्क जो हमने अपने एम्प्लॉय को दिया है कंप्लीट करने के लिए, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को कुछ अथॉरिटी की जरूरत होती है। और अथॉरिटी क्या है, पावर टू टेक डिसीजन। तो मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने एम्प्लॉय को, अपने सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फीचर्स देख लेते हैं अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी की क्या फीचर्स हैं, नंबर 1, अथॉरिटीज अराइज इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होगी और अथॉरिटी भी, क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज अथॉरिटी डिटरमाइंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। भाई अगर किसी के पास अथॉरिटी है इसका मतलब वो सुपीरियर है, अथॉरिटी नहीं है इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट है। सो अथॉरिटी से ही हमें पता चल जाता है क्या, कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप यहां पर है। Okay, next is it is restricted by law and rules and regulation of the organization। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली सुपीरियर को क्या मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। और उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, हमारे अथॉरिटी क्या कर सकती है, अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं उन सबऑर्डिनेट को अपनी कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर भी कर सकती है। ये सब एज पर रूल होना चाहिए। नेक्स्ट इज अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या था कि भाई कौन ए यानी सबसे ऊपर है, बी यानी उससे नीचे कौन है, सी उससे नीचे कौन है। सो ये जब स्केलर चेन होती है यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है, तो वहीं पर हमें अथॉरिटी भी देखने को मिलती है। क्या मतलब हुआ कि भाई स्केलर चेन अथॉरिटी से ही अराइज होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी अथॉरिटी भी स्केलर चेन की वजह से ही अराइज होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होगी नहीं, यानी सब सेम लेवल पर काम करेंगे, तो सबकी अथॉरिटी भी सेम होगी। सो अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन। नेक्स्ट इज अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि सुपीरियर के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, सबऑर्डिनेट के पास कम होती है। तो हमारा सुपीरियर अपनी कुछ अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है, किसको, अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को। इसका मतलब अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटीज मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए काम को पूरा कराना है तो जितनी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जितना आपने काम दिया है,
अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो अथॉरिटीज मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये थी हमारी क्या, अथॉरिटी। अब देख लेते हैं हम डेलीगेशन प्रोसेस का तीसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं, तीसरा एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। भाई आपको कोई वर्क असाइन किया गया, आप वो वर्क पूरा करने में समर्थ नहीं हुए, आप उस वर्क को पूरा नहीं कर पाए, सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो यही क्या है आपकी अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी मींस सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल, यानी आप यानी सबऑर्डिनेट क्या होगा, आंसरेबल होगा। किस बात के लिए आंसरेबल होगा, कि भाई काम पूरा क्यों नहीं हुआ। ठीक है जी, ओके। इसकी भी फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज accountability refers to answerable for the final output। भाई फाइनल काम जो आपको दिया गया था वो आपने पूरा नहीं किया, इसका मतलब आप क्या हो जाएंगे, आंसरेबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या था कि भाई आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी आपकी खुद की ही होगी। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इट इन्फोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेगुलर, देखिए जब एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो बीच बीच में उससे बार बार पूछ लिया जाता है, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर वो कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, काम अच्छे से हो रहा है, तो इसका मतलब बाद में वो काम अगर पूरा नहीं होता तो वो उसके लिए अकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इट फ्लोज अपवार्ड। इसका फ्लो कैसा है, अपवार्ड है। इसका मतलब जो सबसे नीचे वाला सबऑर्डिनेट है वो उससे ऊपर वाले के लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। ऊपर वाला मिडिल वाला अपने टॉप वाले के लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। सो अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो है वो भी क्या है, अपवार्ड होता है। ओके, सो ये थे हमारी एलिमेंट। किसके एलिमेंट थे ये हमारे एलिमेंट थे हमारी कौन सी प्रोसेस के, हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस के। तो अगर आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की ये प्रोसेस, ये एलिमेंट समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।